हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का नवा चैप्टर भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे देश में, जो कि आलसी देश है, जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, क्यों कहा गया है। तो ये क्यों कहा गया है कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। तो आंसर होगा, लेखक ने यह शब्द इसलिए कहे हैं क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत आलसी हैं, काम करना नहीं चाहते। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा नहीं था कि भारतवासियों को उन्नति के अवसर नहीं मिले थे, पर हम इतने आलसी थे कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए उन दिनों जो कुछ भी थोड़ा बहुत किसी ने किया, उसी को लेखक ने बहुत कुछ मानने के लिए कहा। मतलब हम लोग इतने आलसी थे कि हम अपनी उन्नति नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के राज्य में भारतवासियों को उन्नति के अवसर नहीं थे। उन्नति के बहुत अवसर मिले, लेकिन हम लोग इतने आलसी थे कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। और जो कुछ हमने किया ज़रा बहुत, तो लेखक ने कहा है कि इसी को बहुत समझना चाहिए कि हमने कुछ कर लिया। तो उसके अनुसार कुछ ना करने तथा भाग्य भरोसे बैठे रहने से तो अच्छा यही है कि जो हो रहा है वही बहुत कुछ है। आपका अगला प्रश्न है, जहाँ रावत साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। तो वाक्य में लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है। आंसर होगा, रावत साहब बहादुर कलेक्टर थे। लेखक ने अकबर के समाज के समान उनके समाज के बादशाह की कल्पना की थी। तो उनके वहाँ होने से बलिया का समस्त संभ्रांत वर्ग वहाँ एकत्र था। ऐसा लग रहा था मानो रावत साहब बहादुर अकबर हैं, तथा उनके मुंशी जो हैं चतुर्भुज, सहाय तथा बिहारी लाल अकबर के दरबारी अबुल फजल और टोडरमल हैं। उसे यह समाज अत्यंत सभ्य, अनुशासित तथा श्रेष्ठ लग रहा था। तो जो लेखक थे उनको ऐसा लग रहा था कि रावत साहब का जो समाज है वो बिल्कुल अकबर के समाज के समान है। तो जिस तरह से अकबर के उस दरबार में अबुल फजल और टोडरमल थे, उसी तरह उनको लग रहा था कि रावत साहब बहादुर के दरबार में जो चतुर्भुज सहाय हैं और बिहारी लाल हैं, वो अकबर के दरबारी अबुल फजल और टोडरमल हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे रावत साहब बहादुर का जो दरबार था वो बहुत सभ्य, अनुशासित और श्रेष्ठ हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ रावत साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो, तो वहाँ ऐसा समाज क्यों नहीं होगा। वहाँ बिल्कुल ऐसा ही समाज होगा जैसा कि अकबर के ज़माने में था। तो जिस तरह से अकबर के ज़माने में जो समाज था वो वहाँ पे बहुत से संभ्रांत वर्ग के लोग इकट्ठे हो जाते थे जब उनका दरबार लगता था, उसी तरह रावत साहब बहादुर कलेक्टर थे। और लेखक ने अकबर के समाज के समान उनके समाज के बादशाह की कल्पना की थी। उनके वहाँ होने से बलिया का समस्त संभ्रांत वर्ग जो था वो एकत्रित हो जाता था। तो ऐसा लग रहा था मानो रावत साहब बहादुर अकबर हैं, तथा उनके मुंशी जो हैं, जो रावत साहब बहादुर हैं, उनके जो मुंशी चतुर्भुज सहाय हैं और बिहारी लाल वो जो बिहारी लाल हैं वो अकबर के दरबार के अबुल फजल और टोडरमल हैं। तो मुंशी चतुर्भुज सहाय और बिहारी लाल उनको अबुल फजल और टोडरमल के समान लग रहे थे। तो उनका जो ये समाज था वो उनको अत्यंत सभ्य, अनुशासित तथा श्रेष्ठ लग रहा था। आपका अगला प्रश्न है, जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो। इससे लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। तो आंसर होगा, हिंदुस्तानी लोगों की रेलगाड़ी से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जैसे रेलगाड़ी होती है वो बिना इंजन के नहीं चल सकती, तो रेलगाड़ी को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है। वैसे ही हिंदुस्तानी लोग स्वयं काम करने के आदी नहीं होते, उनसे काम करवाने के लिए इंजन समान मुखिया की आवश्यकता होती है। इसलिए वह देशवासियों को उन मूल कारणों को खोजने के लिए कहता है जिनसे देश में खराबियां पैदा हो गई हैं। तो इन कमियों को ढूंढकर इन्हें दूर करने से ही हम अपने देश की उन्नति में सहायक हो सकते हैं तथा बिना किसी मुखिया के आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लेखक का यही कहना है कि हमें वो वजह ढूंढनी चाहिए, उन कारणों को ढूंढना चाहिए जिससे देश में खराबियां पैदा हो गई हैं, और इन कमियों को ढूंढकर इन्हें दूर करना चाहिए ताकि हम अपने देश की उन्नति कर सकें। तो हम जो आलसी हुए हैं, आलसी बने बैठे हैं, क्यों बने बैठे हैं,
हमें किस तरह से देश की उन्नति करना चाहिए, हमारे देश में लोगों के अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनसे देश में खराबियां पैदा हो गई हैं। तो इन कमियों को ढूंढकर इन्हें दूर करने से हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं और बिना किसी मुखिया के आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हमें कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो हमें चलाए, तो हम किसी मुखिया के बिना ही अपने आप काम कर सकते हैं और देश की उन्नति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देश की सब प्रकार से उन्नति हो सके इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए हैं उनमें से किन्हीं 4 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो आंसर होगा, हर क्षेत्र में उन्नति करनी होगी, जैसे धर्म में, घर के काम में, रोजगार में, शिक्षा में और शारीरिक और मानसिक विकास में, समाज की सोच में, छोटे बड़े में भेदभाव को दूर करने आदि सब में उन्नति करनी होगी। तो ऐसी बातों और चीज़ों से दूर रहना होगा जो देश की उन्नति में बाधक हों। अपने अंदर की कमियों को पहचान कर उसे पूरी आंतरिक शक्ति लगाकर दूर करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और उनको दूर करना चाहिए। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति घर में गलत विचार से घुस जाता है तो क्या करते हैं, हम उसको निकालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। वैसे ही जो बातें उन्नति के मार्ग में कांटे बनती हैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके लिए कुछ लोग उन लोगों को जाति और धर्म का नाश करने वाला कहेंगे, तो उनकी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे ये पागल है, निकम्मा है, लेकिन उनकी बातों को अनसुना करना चाहिए। तो जो कुछ भी देश की उन्नति में बाधक है उनको दूर करना चाहिए। केवल देश हित के बारे में सोचना चाहिए, तभी देश की उन्नति हो सकती है, तभी देश उन्नति कर सकेगा। आपका अगला प्रश्न है, लेखक जनता से मतांतर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह क्यों करता है। आंसर होगा, लेखक जनता से मतांतर के भेदभावों को छोड़कर आपसी प्रेम भाव बढ़ाने का आग्रह इसलिए करता है क्योंकि इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा। इससे हम जाति तथा वर्गगत संकीर्णता से मुक्त होकर देश की उन्नति के लिए मिलजुल कर प्रयास करेंगे। तो भारतवर्ष को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा, इसलिए एकता की शक्ति के सामने कोई भी नहीं टिक सकेगा। तो हमारे अंदर जो भी मतभेद हैं उनको हम छोड़ दें पीछे और हम क्या करें, देश की उन्नति के लिए काम करें। तो लेखक जनता से मतांतर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह इसलिए करता है ताकि देश उन्नति कर सके। अगर हम छोटी संकीर्णता लिए बैठे रहेंगे, हम यही सोचते रहेंगे कि ये इस जाति का है, ये इस वर्ग का है, तो हमारा देश उन्नति नहीं करेगा, हम आपस में ही लड़ते रहेंगे। इसलिए जो लेखक है वो जनता से मतांतर छोड़कर जो हमारे अंदर मतभेद आपस में पनप रहे हैं उनको त्याग कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह करता है ताकि हम देश की उन्नति के लिए प्रयास कर सकें। आपका अगला प्रश्न है, आज देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य को एक अनुच्छेद में स्पष्ट कीजिए। वाक्य है, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, जैसे गंगा की 1000 धाराएं बनती हैं और वो समुद्र में मिलती हैं जाके, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। तो लेखक का क्या अभिप्राय है ये कहने का, आपको ये बताना है। आंसर होगा, आज हमारे देश में अनेक विदेशी कंपनियां अपना सामान बेच रही हैं, जैसे चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि देशों से विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुएं भी हमारे देश में बेची जा रही हैं जिनका उत्पादन हम भी कर सकते हैं। जैसे चीन से साइकिल, मूर्तियाँ, खिलौने आदि भारतीय बाज़ारों में भारतीय उत्पादों को मात दे रहे हैं। इससे हमारे देश का धन क्या होता है, दूसरे देशों में जाता है, विदेश में जाता है, और इससे हमारी आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर होती ही है, हमारे उद्योग जगत पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपनी लक्ष्मी को अपने ही देश में रोकने के उपाय करने चाहिए। तो हमें भी अपने देश में इस तरह की जो चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनानी चाहिए ताकि हमारे देश का धन हमारे देश में रहे और दूसरे देशों में ना जाए। तो लेखक का यहाँ पे कहने का अभिप्राय यही है कि जो सामान हम अपने देश में दूसरे देशों से मंगाते हैं उसे दूसरे देशों में से ना मंगाकर हमें अपने देश में ही उस सामान को बनाना चाहिए ताकि हमारा जो धन है वो दूसरे देशों में ना जाए, हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगा, इससे मजबूत होगी। आपका अगला प्रश्न है, आपके विचार से देश की उन्नति किस प्रकार संभव है, कोई 4 उदाहरण तर्क सहित दीजिए।
आंसर होगा देश की उन्नति के लिए हमें आलस्य त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण हम निकम्मे बने हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर आलस्य बहुत है, हम काम करना नहीं चाहते, तो हमें आलस्य त्याग देना चाहिए। हमें समय का मूल्य पहचान कर देश की तरक्की के लिए जी जान से लग जाना चाहिए। अगला है, हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए ताकि हम अपने साथ साथ अन्य लोगों का विकास कर सकें। इससे क्या होगा, देश और समाज दोनों का विकास होगा। अगला है, देश में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। जहाँ शिक्षा है वहाँ विकास के मार्ग खुल जाते हैं, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि देश में कोई अशिक्षित ना रहे, सभी लोग शिक्षित हों। अगला है, हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा, कंट्रोल करना होगा जनसंख्या पर। हमारे देश के साधन आबादी के कारण जल्दी समाप्त हो जाएंगे और हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। तो हमें आलस्य त्यागना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए और जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, भाषण की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है एक भाषण है। तो भाषण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 है संबोधनात्मक। तो जो भाषण होता है संबोधन शैली पर आधारित होते हैं। इसे आरंभ से ही इसका आरंभ ही संबोधन से किया जाता है, तो किसी को संबोधित किया जाता है। स्पष्टता, भाषण में विषय और भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए और भाषण देने वाले को पता होना चाहिए कि वह कब किस बात को बोले और किस तरह से सुनने वाले को खुद से जोड़ सके। फिर है रोचकता। तो रोचकता सुनने वाले को बांधे रखती है। तो भाषण कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। वक्ता विभिन्न माध्यम से व्यंग, चुटकुले, आरोपों द्वारा श्रोता को बांधता है। ओजपूर्ण, तो वक्ता को भाषण देते समय उत्साह और प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि श्रोता को कुछ सीखने और कुछ करने का अवसर मिले। तो भाषण की क्या विशेषताएं हैं, भाषण संबोधनात्मक होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए भाषण में, रोचक होना चाहिए और ओजपूर्ण होना चाहिए। तो ये जो पाठ है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये एक भाषण है। कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि इस पूरे पाठ में लेखक ने भारत की जनता को संबोधित किया है। उन्होंने अपने विभिन्न विचारों से जनता को अवगत कराया है और उन्हें प्रेरणा देने का काम किया है। इसमें उन्होंने भारत के लोगों की कमियां बताई हैं, ब्रिटिश शासन पर व्यंग किया है तथा उनके कार्यों के लिए उनकी सराहना भी की है। तो लोगों को चेताने और सजग करने के उद्देश्य से यह भाषण दिया गया है। इस भाषण में हर उस विषय को रखा गया है जो भारत को किसी न किसी रूप से कमज़ोर बना रहा था। तो ये जो पाठ है वो एक भाषण है, क्योंकि इसमें संबोधन भी किया गया है, स्पष्टता भी है, रोचकता भी है और ओजपूर्ण भी है। तो जो लेखक है उसने भाषण देते समय इस पाठ में जो कुछ लिखा है वो बहुत ही उत्साहपूर्वक लिखा है और प्रेरणा दी है लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष की उन्नति पाठ जो है वो एक भाषण है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो से लेखक का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है। वर्तमान संदर्भों में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आंसर होगा, हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, तो सरकारी तथा अर्ध सरकारी काम उसी भाषा में किया जाता है। सारा सरकारी और अर्ध सरकारी काम जो होता है अपनी राष्ट्रभाषा में ही किया जाता है। वही शिक्षा का माध्यम भी है। कोई भी देश अपनी भाषा के माध्यम से ही विकास पथ पर अग्रसर होता है। हम अपनी भाषा में अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने देश की पहचान बनाने के लिए अपनी भाषा की भी उन्नति करनी चाहिए। आज आज़ादी के 70 साल से अधिक होने के बावजूद हिंदी को उचित स्थान नहीं मिल पाया है। इसका एक कारण तो यह है कि यह आज तक पूरे भारत की भाषा नहीं बन पाई है। हमारे देश में ही ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर जो हिंदी भाषा है वो नहीं बोली जाती है। इसका एक कारण तो यह है कि आज तक पूरे भारत में जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। हमारी जो भाषा है राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। अन्य प्रांतीय भाषाओं के होने के कारण हिंदी भाषा का पूरे राष्ट्र में प्रचार नहीं हो सका है। अभी के समय में भी
हिंदी का विस्तृत ज्ञान रखने वाले को उतना महत्व नहीं दिया जाता और हिंदी अपमानित होती रही है। आज भी कई संगठन हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। तो अपनी राष्ट्रभाषा की उन्नति के लिए हमें हिंदी भाषा का बहुत अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग प्रांत हैं और वहीं पे जो प्रांतीय भाषा होती है उसी पर जोर दिया जाता है, वही बोली जाती है। हिंदी का प्रचार पूरे राष्ट्र में नहीं होता है। तो अभी के समय में भी हिंदी का विस्तृत ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं, जिनको हिंदी अच्छे से आती है, उनको भी इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता और हिंदी वाले जो हिंदी बोलते हैं उनको सही से लोग नहीं देखते हैं, इंग्लिश को ज़्यादा लोग महत्वता देते हैं। तो आज के टाइम में भी क्या होता है, हिंदी का विस्तृत ज्ञान रखने वालों को उतना महत्व नहीं दिया जाता और हिंदी क्या होता है, अपमानित होती रही है। तो आज भी कई संगठन हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो से लेखक का तात्पर्य यही है कि जब हमारे देश की भाषा जो है सब जगह बोली जाएगी, इसको मान सम्मान मिलेगा, तो हमारे देश की भाषा में जब भी हम कहीं जाएंगे उसमें बात करेंगे तो लोग हमें अच्छी निगाह से देखेंगे, हमारा अपमान नहीं करेंगे। तो अपनी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का अधिकार दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो इससे आगे के प्रश्न करेंगे हम अगली वीडियो में, तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।